नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजार पर बुलडोजर का प्रहार जारी है। योगी मॉडल का इरादा साफ है कि वो अवैध कब्जों का नामो निशान मिटा कर रहेगी। इसी कड़ी में श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर लगातार 2 दिनों से मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ मदरसा चलाने वालों ने कहा है कि किसी की 1970 तो किसी की 1960 में मदरसे की मान्यता ली गई थी, लेकिन आज 2 दिनों से प्रशासन का रुख कड़ा है और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। सरकार के मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती में अवैध मदरसे और मस्जिदों पर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर नक्शा नहीं है या कागज नहीं है तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। सवाल ये भी है कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब अफसर कहाँ थे। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के खिलाफ, खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई है या वाकई में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है? देखिए, अवैध कब्जा अलग अलग तरीके से होता है और अवैध कब्जा जो तरीके अलग होते हैं उसका परिणाम भी अलग होता है जी। अगर कोई सरकारी जमीन है या कोई प्राइवेट जमीन ही है, अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, वहां एक मकान बना लिया गया और मकान जब तक कि सरकार की नज़र में नहीं आया तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, परिणाम क्या होगा, क्योंकि उस मकान में कुछ लोग रह रहे हैं और सरकार की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो सरकार को क्या नुकसान है? सरकार को बस इतना ही नुकसान है कि उस जमीन का रेंट सरकार को आना चाहिए था। अगर कुछ उपयोग होता तो वो उसका नुकसान हुआ, यानी आर्थिक नुकसान। अगर किसी ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, और वो माफिया बना हुआ है, लैंड माफिया है, और उस व्यक्ति के साथ उसकी दुश्मनी चल रही है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसे भी इकोनॉमिक नुकसान होगा, आर्थिक परेशानी होगी, पारिवारिक परेशानी होगी। लेकिन ये मदरसों की बात चल रही है यहाँ, और मदरसों के साथ मजारों की बात चल रही है जी। मजार जो अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं, मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, इसका परिणाम केवल इकोनॉमिक नहीं है बल्कि इसका दूसरा परिणाम है। और अभी ये एक्शन इसलिए तेज हुआ और बॉर्डर इलाकों से शुरुआत हुई है क्योंकि नेपाल पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट टारगेट रहा है जी। ये आज की बात नहीं है। नेपाल सॉफ्ट टारगेट हमेशा से रहा है, केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। खालिस्तानी आतंकवादी भी नेपाल को सॉफ्ट टारगेट करके रखते थे और इसलिए नेपाल से उड़ने वाले फ्लाइट का अपहरण भी किया जाता है और उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि भारत और नेपाल ये दोनों के बॉर्डर पर आने जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास भारतीय पहचान पत्र है, चाहे वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भारतीय पहचान पत्र होता है, उस पहचान पत्र के आधार पर आप नेपाल जा सकते हैं। भारत और नेपाल की सीमा में इस चीज के लिए रुकावट नहीं है। बिहार से भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भी जाते हैं और ऐसे बॉर्डर इलाकों में तो रोज आना जाना होता है। यहां तक कि वहां नेपाल के मार्केट का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लोग करते हैं, जो कि कई बार ये सवाल उठा है कि चीन नेपाल के मार्केट में अपना प्रोडक्ट भरती है और अवैध तरीके से भारत में लाया जाता है नेपाल के बॉर्डर से, क्योंकि वहां आवाजाही की समस्या नहीं है, बैरिकेड लगा होता है, केवल गाड़ियों की चेकिंग होती है। आने जाने वाले लोगों के लिए वीजा की जब जरूरत ही नहीं है तो फिर ये समस्याएं भी नहीं पैदा होती है। और अभी बॉर्डर के इलाकों में अगर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भारत में आतंकवादी केवल नहीं बल्कि रेकी करने वाला, सबूत जुटाने वाला, लोकेशन ट्रेस करने वाला, यहाँ के लोगों का माइंड वॉश करने वाला, यहाँ आतंकवादी पैदा करने वाला, ये सारे लोगों को अगर वहाँ से फंडिंग करता है, यही के लोगों को पैदा करता है। क्योंकि नेपाल हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने जो मोडस ऑपरेंडी चेंज किया 1971 के
युद्ध के बाद, जी। क्योंकि पाकिस्तान को लग गया कि सीधे तौर पर हिंदुस्तान के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है कि कभी भी जीत सकते हैं। हमने 48 में अटेम्प्ट करके देख लिया, 65 में देख लिया और 71 में भी देख लिया, और 65 इनके लिए वैसा समय था कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान में लग रहा था कि 2-3 साल हुए हैं। 62 में चीन के साथ युद्ध किया है भारत, तो भारत कमजोर हो चुका है युद्ध के मामले में, हथियारों की भी कमी है और सेना में भी थोड़ा मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि चीन और भारत के युद्ध में भारत की हार ही हुई थी, और इसलिए पाकिस्तान ने 65 में उस समय भारत पर हमला किया, जबकि उसे लग रहा था कि भारत कमजोर स्थिति में है। लेकिन उस बार भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया। यहां पर भी पॉलिटिकल नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि हम पहले की तरह ट्रेडिशनल युद्ध नहीं लड़ेंगे कि तुम कश्मीर से आओ तो कश्मीर में ही होगा। यह सबसे बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का तोपों का युद्ध माना जाता है, टैंक और तोप का, जो पंजाब के फ्रंट पर भारत ने खोल दिया था पाकिस्तान की तरफ, लाहौर तक घुसने की स्थिति आ गई थी। तो ये उसने अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया, और 1971 के बाद उसने प्रॉक्सी वार भारत के साथ छेड़ा, और भारत के साथ छद्म युद्ध जिसको कहते हैं उसका रास्ता था आतंकवादी। तो शुरुआती दौर में इसने क्या किया, अपने यहां ट्रेंड किया आतंकवादियों को, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ पाकिस्तान का, जिसको जिहादी ट्रेनिंग दी जाती थी। कहा जाता था कि कश्मीर वो घाटी के क्षेत्रों में मुसलमान है, पीओके हमारे पास है, और वहां के मुस्लिम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आ जाएं, और हिंदुस्तान जो कि काफिरों का देश है, वो मानता है कि ये हिंदुओं का देश है जी। वो वहां के मुसलमानों पर अत्याचार करता है, इसलिए हमें ये हमारा जिहाद होगा कि अपने भाइयों को आजाद करवाएं। और उसके लिए युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया, आतंकवादी कैंप बनाए गए, सरकार प्रायोजित था, यानी पाकिस्तान ने फंड दिए, कई आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, और धीरे धीरे जब भारत ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान में भी जो भारत आ रहा है वो एक तरह से ह्यूमन बम है, क्योंकि पाकिस्तान से भारत में टेरर अटैक करने के लिए आएगा तो ज्यादातर वो वापस नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में कुछ धीरे धीरे बदला, हिंदुस्तान के अंदर उसने अपना नेटवर्क तैयार किया। ये दाऊद इब्राहिम जैसा लोग, ये ऐसे कई माफिया, यहां तक कि अतीक अहमद जैसा जो माफिया था उसका भी लिंक पाकिस्तान के आईएसआई के साथ था, मुख्तार अंसारी के बारे में भी कहा जाता है। तो इन लोगों जैसे माफिया, जो मुस्लिम माफिया हो या फिर जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, मदरसे जो बॉर्डर इलाके में हैं और धीरे धीरे आंतरिक इलाकों में भी, उसने क्या किया कि हमें भारत के खिलाफ आतंकवादी भेजने की जरूरत ही नहीं है, वहीं आतंकवादी पैदा करो और उसके बाद केवल पैसे भेजो, पैसे भेजते रहो, हथियार भेजते रहो, और हथियार पैसे भेज दो, आदमी तो वहां तैयार ही है। जिसको हिंदुस्तान का गद्दार कहा जा सकता है कि उसको भरमाया गया धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, कि ये काफिरों का देश है, एक बार तो हमने पाकिस्तान ले लिया और अब इंटरनल ऐसे हिंदुस्तान को परेशान करेंगे कि कश्मीर देने को मजबूर हो जाएगा। अब वो नेटवर्क लंबे समय तक चलता रहा है और वो उस नेटवर्क का फायदा पाकिस्तान उठाता रहा है। इसलिए जो कश्मीर में टेरर अटैक हुआ पहलगांव में, उस अटैक में 2 तो हिंदुस्तान के ही लोग थे, दोनों हिंदुस्तानी था, 3 पाकिस्तानी था, और हिंदुस्तान में ऐसे गद्दारों की संख्या बढ़ती गई। तो मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, जो शुरुआती दौर से बच्चों के दिमाग से खेला जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करता है उन जिहादी संगठनों के लिए जो थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाए और वो आतंकवादी बन जाए। तो ये पाकिस्तान का नेटवर्क रहा है जिसको वो अकेले तो डील कर नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसके जैसे कई लोग हैं, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में आतंकवादी संगठन पनपता नहीं, लेकिन सऊदी अरब ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पैसा देता है, वहां के शेख देते हैं, कई सिंपैथाइजर है। गवर्नमेंट के स्तर पर क्या है ये अभी तक छिपा हुआ है, लेकिन वहां पर जो पेट्रोल का कारोबार, लोकतंत्र है नहीं, शेखों के पास
कई पेट्रोल के कुएं होते हैं और तेल के कुएं, ये जो पेट्रो डॉलर उसे मिलता है, अमेरिका ने भर भर के पैसे दिए और उन पैसों का इस्तेमाल इसने इस्लाम के प्रसार के लिए करना शुरू किया और इस्लाम के प्रसार के नाम पर पाकिस्तान ने उसे बरगलाया, हिंदुस्तान में टेररिज्म पैदा किया और वही मदरसों में, मस्जिदों में चल रहा है। तो कई जगह पर यह रिपोर्ट मिली है और खासकर नेपाल के बॉर्डर पर तो ज्यादातर जो अवैध मदरसे की बात की जा रही है, तो अवैध कब्जा और अवैध कब्जे का परिणाम दोनों अलग अलग है। अवैध कब्जा अगर माफिया करता है, अगर सरकारी जमीन पर कोई सामान्य लोग कब्जा कर लेते हैं, उसका परिणाम केवल आर्थिक हो सकता है, लेकिन ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि इन जगहों से निकले हुए आतंकवादियों का परिणाम हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं है। तो इसलिए जो रिपोर्ट्स है उसमें ये बार बार ये बात सामने आई है। जो पिछली बार मदरसों का जो सर्वे हुआ था उसमें भी उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा अवैध ही मदरसे पाए गए थे, जिसका फंडिंग का सोर्स विदेशों से था। अब बाहर से फंडिंग हो रहा है तो क्या यूरोप से फंडिंग हो रहा है? अमेरिका पैसा दे रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? अरब के देशों से और फिर पाकिस्तान से। तो अरब के देशों से जो पैसा आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ये टेरर फंडिंग की तरह है, जो यहां पर वो बताता है कि तुम्हें क्या पढ़ाना है, कैसे लोग तैयार करने हैं। अगर 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से उसने 10 जिहादी भी पैदा कर लिया तो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट है। और इसीलिए इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। और अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ वो जो चल रहा है, अभी गंभीर स्थिति है, युद्ध जैसा माहौल है, तो ऐसे समय में एक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी, बॉर्डर इलाकों में तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान के जासूस पल रहे हैं। ये तो पहले से ही होता रहा है। राजस्थान के बॉर्डर पर 71 के युद्ध में कई ऐसे राजस्थान के बॉर्डर के गांव थे जहां के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, वो पाकिस्तान आना जाना उन लोगों का रहता था और पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम करते थे। इंडियन आर्मी के लोकेशन बताता था कि कहां कहां कैसे कैसे कैंप लगे हुए हैं और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता था। इसलिए ये जो एक फिल्म बनी थी बॉर्डर, उसमें जो दिखाया गया था वो दिखाया इसलिए गया था क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि वहां 150-200 ही आर्मी वाले हैं और हम पूरा टैंक रेजिमेंट लेके चलेंगे तो वहां से सीधे हम घुस जाएंगे राजस्थान होते हुए दिल्ली तक। तो ये स्थितियां पैदा हुई है और इसलिए योगी को ये जिम्मेदारी दी गई, बॉर्डर में इन लोगों को खत्म करो। हजारों मौलाना ऐसे हैं जिसकी गिरफ्तारी अभी होगी। अभी तो बुलडोजर ही चल रहा है, अभी तो मदरसे सील ही किए जा रहे हैं। जो इनपुट है उसमें हजारों की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि उन जगहों पर जो पढ़ाया जाता है वो सामान्य पाठ्यक्रम नहीं है। वहां पर कई अवैध गोरख धंधे चलते हैं और ये जासूसी का जो खेल सालों से चल रहा है। इस बीच जब पाकिस्तान के साथ हमारे ऐसे रिश्ते बिगड़े हैं और पूरी तरह से डिप्लोमेसी खत्म कर ली गई है, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, चारों तरफ से घेरने की व्यवस्थाएं हैं, जो कि हर एक तरीके से, चाहे एयर स्पेस का दोनों का आने जाने का हो, बंद कर दिया गया, पोर्ट बंद करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे देशों से व्यापार प्रभावित हो रहा है, पाकिस्तान में खुद ही परेशानियां बढ़ रही है, उसका स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट धराशायी हो रहा है। यहां से हम पानी भेजना कम कर रहे हैं, धीरे धीरे रोक सकते हैं। तो उसको जो अंदर से कमजोर करना है उसके लिए जरूरी है कि देश में बैठे उसके जासूसों को ही पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कार्रवाई जो है वो ये शुरुआत है अभी, कि पहले बॉर्डर से शुरू करो और फिर अंदर तक आओ। 40-42 जिले टारगेट में हैं जहां पर ये अवैध तरीके से मदरसे चलता है और उसका पैसा विदेशों से आता है और वहां ये वही पाकिस्तान का एजेंडा चलता है। तो इसलिए ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद अब धीरे धीरे वो नेपाल बॉर्डर से बढ़ता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आएगा। ये खत्म नहीं होगा, ये पूर्वांचल से शुरू हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक घुसेगा और इसलिए परेशानी इन लोगों की है। तभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बिल्कुल भी जो कब्जे हुए हैं, निर्माण हुए, वो बीजेपी के शासन में ज्यादा हुए हैं, वो सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर ये लोग कहता है खुद ही कि 1960 में 1970 में मिले हैं,
तो क्या उस समय बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, या केंद्र में उसकी सरकार थी? अगर उस समय अधिकारी, ये सब ऐसी बातें हैं कि अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है और वो ताला लगा के गया हुआ है तो कहेगा कि चोरी हुई इसलिए क्योंकि तुम ताला लगा के चले गए थे। अब तुम ताला लगा के चले गए थे, कहीं तुम्हें काम आ गया था और तुम घर में ताला बंद कर दिए, तो इसका मतलब है कि चोरी को आमंत्रित कर रहे हो। अगर अधिकारियों ने, अगर वो स्लिप हो गया, अगर उस समय गलतियां हो गई, तो उसका मतलब यह है कि उसी गलती को आगे बढ़ाते रहो। जब गलती सामने में दिखती है तभी पकड़ा जाता है, नहीं तो फिर यह सवाल तो सब लोगों के लिए उठना चाहिए। कोई आतंकवादी मारा जाता है, सवाल करो कि 10 साल से आतंकवादी था, उस समय तक क्या कर रही थी सरकार? 10 साल से कई ऐसी घटनाएं कर चुका है। अतीक अहमद के लिए यही सवाल करते कि जब शुरू में ये पहली बार गुंडागर्दी करना शुरू किया, इलाहाबाद में AK-47 लेकर घूम रहा था, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, क्यों नहीं रोक दिया था? तो ये सवाल ही अखिलेश यादव की बौखलाहट दिखाती है कि ये उन्हीं के गैंग के लोग हैं। इनको दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी बीच में क्यों नहीं आ रही। सवाल इन लोगों के ऊपर उठता है और वही सवाल ये लोग जवाब के तौर पर सरकार से उठाते हैं कि देखो, सरकार पर सवाल उठाएंगे तो कम से कम ये खुश तो रहेगा। लेकिन अखिलेश गैंग के इन लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये खत्म नहीं होगी। अब धीरे धीरे ये कार्रवाई आगे के जिलों में बढ़ेगी और इन लोगों को देखना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तान के साथ हो, हिंदुस्तान के तरीके से हो। यहां पर तुम वैसी हरकत नहीं कर रहे हो जो कि देश के लिए परेशानी पैदा करे, तभी तुम यहां अपने कारोबार कर सकते हो, वरना ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी। और अखिलेश यादव की दुकान तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके बंद हो रही है, इनका भी शटर डाउन होने का समय आ चुका है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार एक्शन में है। खासकर भारत नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और कई धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की जो ज्वाइंट टीमें हैं वो कई जगह छापेमारी भी कर रही हैं। अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में मदरसों को सील कर दिया गया जो अवैध हैं और जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। अब तक श्रावस्ती में ही 36 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि कुल 131 अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।